गम की अंधेरी रातों में दिल को ना बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज सबसे पहले आपको बताएंगे ऐसी महिला के बारे में जिसने अनपढ़ होकर भी संवार दी हजारों बच्चों की जिंदगी, और फिर बताएंगे धूप, बारिश और कड़ाके की ठंड में टी शर्ट वाली राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस को कहां ले जाएगी, और आखिर में उठाएंगे उत्तर प्रदेश की सरकार को सचेत करने वाला एक अहम मुद्दा। इन सभी खबरों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में हिंदू महिला के साथ हैवानियत, सिर कलम किया, फिर चमड़ी तक उधेड़ दी। भारतीय मुसलमानों के अधिकारियों की बात करने वाले पाकिस्तान अपने यहाँ कर रहे अल्पसंख्यकों की स्थिति पर चुप्पी साध जाता है, खासकर हिंदू और सिख समुदाय के लोगों के साथ होने वाली हैवानियत पर। पीएम नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की सेहत में सुधार, अस्पताल ने दिया अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी में लगी है। इस बीच हीराबा के स्वास्थ्य में सुधार देखा गया। राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर कांग्रेस ने जताई चिंता। भारत जोड़ो यात्रा पर निकले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सुरक्षा को लेकर पार्टी ने चिंता जाहिर करते हुए गृह मंत्रालय को पत्र लिखा था, जिसके जवाब में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ओर से जवाब सामने आया है। कांग्रेस के पत्र जवाब में सीआरपीएफ ने कहा कि 2020 से अब तक खुद राहुल गांधी की ओर से 113 बार सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ है। उज्बेकिस्तान में कफ सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत, नोएडा की कंपनी पर जांच शुरू। उज्बेकिस्तान में कफ सिरप पीने से 18 बच्चों की मौत की बात सामने आई है। बताया जा रहा है कि कफ सिरप बनाने वाली कंपनी नोएडा के सेक्टर 47 की है। 4 दिन में कोरोना का दूसरा मरीज मिला। ताजमहल घूमने आया अर्जेंटीना का पर्यटक निकला संक्रमित। चीन समेत अन्य देशों में कोरोना के नए वेरिएंट के कहर को देखते हुए ताज नगरी आगरा में भी प्रशासन अब अलर्ट है। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आगे खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं आज की वायरल वीडियो के बारे में। उत्तर प्रदेश की पुलिस अपनी खासियत के लिए कम, अपने कारनामों के लिए ज्यादा चर्चा में रहती है। अभी तक आपने अपराधियों को धराशायी करने उत्तर प्रदेश पुलिस की ढाए अंदाज को सुना होगा, लेकिन अब यूपी पुलिस ने एक और आविष्कार कर डाला है। बंदूक में गोली कहां से डाली जाए और कहां से निकाली जाए, इसको लेकर नया रिकॉर्ड बना डाला है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस की खूब भद्द पिट रही है। बंदूक में गोली आगे की नली से डालने का आविष्कार डीआईजी रेंज बस्ती के निरीक्षण में संत कबीर जिले की पुलिस ने कर दिखाया है। आपको बता दें कि डीआईजी बस्ती आर के भारद्वाज द्वारा इन दिनों अपने रेंज के 3 जनपद बस्ती, सिद्धार्थनगर और संत कबीर नगर का वार्षिक निरीक्षण कार्य किया जा रहा है। इसी सिलसिले में डीआईजी बस्ती रेंज संत कबीर नगर जिले के खलीलाबाद कोतवाली का निरीक्षण करने पहुंचे थे। डीआईजी साहब ने थाने का निरीक्षण करने के बाद जब पुलिसकर्मियों से बंदूक चलाने का इतिहास लिया, तो उसी दौरान एक दरोगा साहब ने बंदूक में गोली डालने का नया आविष्कार कर दिखाया। दरोगा साहब ने कारतूस डालने की सही जगह छोड़कर नली के आगे के हिस्से में ही कारतूस डाल दिया और फायर करने के अंदाज में बंदूक तान दी। लेकिन दरोगा जी का आविष्कार देखकर डीआईजी साहब ने दरोगा जी को तुरंत रोका और नली में डाली गई कारतूस को बाहर निकलवाया। देखिए वीडियो। कितना बढ़ा रही थी। डाल दिया, फिर उसके बाद क्या करोगे? गोली चढ़ाएंगे सर, लिस्ट लेंगे सर, लिस्ट दो, करो, कौन मरा?
अब ऐसे मरेगा तो उनको करते हैं। ब्लैंक का तो डाला किसने था ब्लैंक का? मेरे को आपको कर दिया था, मतलब फायर करने के लिए सब चोट नहीं लगी, मतलब फायर करने के लिए चोट में चोट नहीं लगी, मतलब ऐसा फायर जिससे चोट न लगे। देखा जाए तो दरोगाजी का नली के रास्ते गोली डालने का कारनामा देखते ही डीआईजी साहब अपनी हंसी नहीं रोक पाए। डीआईजी साहब के साथ में खड़े पुलिस अफसर भी हंसने लगे। अब लोग ये कह रहे हैं कि ऐसे करिश्मे की उम्मीद तो सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस से ही की जा सकती है। डीआईजी साहब के सामने नली के आगे हिस्से से बुलेट डालकर दरोगा साहब ने अपना मजाक तो बनाया ही, साथ ही उत्तर प्रदेश पुलिस की भी भद्द पिटवा दी है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। लोग ठाए ठाए के बाद नली से गोली डालने को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस की जमकर मजाक बना रहे हैं। फिलहाल इसी के साथ खबरें अब तक में रुक करेंगे आज की पहली और सकारात्मक खबर की ओर। कहते हैं जीवन में पढ़ा लिखा इंसान होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर इंसान जीवन में कुछ कर पाता है, वरना उसका जीवन निरर्थक है। लेकिन सोचिए अगर एक अनपढ़ इंसान भी कुछ ऐसा कारनामा कर जाए जो एक पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं कर सकता है। शायद आप इस बात पर विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन ये सोच है और ये कारनामा किया है उड़ीसा के छोटे से गांव सेरिंदा की रहने वाली 73 साल की एक अनपढ़ महिला तुलसी मुंडा ने। तुलसी मुंडा खुद अनपढ़ हैं, पर उन्होंने सैकड़ों लोगों को पढ़ाकर एक नई कहानी लिखी है। देखिए इस रिपोर्ट में कौन है तुलसी मुंडा और कैसे उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। अंधेरा समझता है रोशनी के मायने, शिक्षा की कीमत अनपढ़ जानता है। आज कहानी उसकी जो अनपढ़ होकर भी बनी लाखों की प्रेरणा। कहानी शिक्षा की अलख जगाने वाली पद्मश्री तुलसी की। जैसे जैसे अंधेरे का अनुभव करने से प्रकाश का महत्व समझ आता है, वैसे ही शिक्षा का महत्व इसके अभाव में ही समझ आता है। एक अनपढ़ व्यक्ति जो कभी स्कूल ना गया हो, जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर हो, उससे ज्यादा शिक्षा का महत्व शायद ही कोई समझेगा। कहा जाए कि एक अनपढ़ व्यक्ति भी शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे सकता है तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन ये सच है कि एक अनपढ़ औरत ने अपने अथक प्रयास से हजारों बच्चों को शिक्षित किया है, जिसके लिए उसे पद्मश्री भी मिल चुका है। उड़ीसा के एक छोटे से गांव की रहने वाली तुलसी मुंडा को प्यार और सम्मान से उनके गांव के लोग दीदी कहते हैं। 73 साल की तुलसी खुद एक अनपढ़ हैं, इसके बावजूद 20,000 से ज्यादा बच्चों को शिक्षित कर चुकी हैं। आज तुलसी अपने गांव वालों के लिए एक मसीहा के तौर पर जानी जाती हैं। तुलसी ने यह साबित कर दिखाया है कि शिक्षा केवल किताबों की मोहताज नहीं होती है। आदिवासी इलाके में शिक्षा की अलख जगाने वाली तुलसी मुंडा को साल 2001 में भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, इन्हें समाज कल्याण के उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उड़ीसा लिविंग लेजेंड अवार्ड भी मिला है। तुलसी मुंडा कभी उड़ीसा के सेरिंदा गांव में खदानों में काम करती थी। उनके साथ बहुत सारे बच्चे भी काम करते थे। तभी उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया कि तुलसी ने 1963 में आदिवासी बच्चों को शिक्षित करने का लक्ष्य बना लिया। 1963 में एक समय उड़ीसा में भूदान आंदोलन पदयात्रा निकली थी। उस यात्रा में विनोबा भावे भी आए थे। उस दौरान तुलसी की मुलाकात उनसे हुई। विनोबा भावे के विचारों से तुलसी बहुत प्रभावित हुई और उनके विचारों को अपने जीवन में पालन करने का संकल्प लिया। आगे 1964 में तुलसी ने अपने पैतृक गांव सेरिंदा में बच्चों को शिक्षित करने का काम शुरू कर दिया। तुलसी मुंडा के जीवन में बहुत परेशानियां थी। अपने गुजारे के लिए वो मजदूरी का काम करती थी। एक अशिक्षित महिला का आर्थिक दृष्टि से कमजोर होने के बावजूद भी इतना बड़ा निर्णय लेना सबके लिए प्रेरणादायक है। मजदूर वर्ग से बच्चों को खुद बाल मजदूरी का शिकार हो गए। उन्हें काम करने से बाहर आना मुश्किल चुनौती थी। धीरे धीरे उन्हें काम से बाहर लाने का उन्होंने प्रयास शुरू किया। काफी समय बाद सफलता भी हासिल हुई। तुलसी खुद पढ़ी लिखी नहीं थी और न ही पढ़ाई की खूबियों के बारे में जानती थी। अपने शैक्षणिक मिशन के लिए बहुत मुश्किलों से उन्होंने अपने को तैयार किया और अपने कदम आगे बढ़ा दिए।
तुलसी मुंडा ने अपने गांव में सबसे पहले रात के समय में चलने वाले स्कूल की शुरुआत की। धीरे धीरे उन पर लोगों का भरोसा बनता गया। जब अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोग आगे आने लगे, तब तुलसी ने दिन में भी स्कूल चलाना शुरू कर दिया। आगे पैसे की समस्या खड़ी होने लगी, जिसके लिए उन्होंने समय निकालकर सब्जियां बेचना शुरू किया। तुलसी मुंडा ने अपना पहला स्कूल गांव के महुआ के पेड़ के नीचे शुरू किया था। जब स्कूल में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी, तब ये व्यवस्थित स्कूल बनाने की योजना बनाई, जिसके बाद ज्यादा पैसे की जरूरत थी जो उनके पास नहीं थे, जिसके लिए वो गांव वालों के साथ मिलकर खुद पत्थर काट कर स्कूल बनाने की शुरुआत कर चुकी थी। इसके साथ ही मेहनत भी रंग लाई। मात्र 6 महीने में ही 2 मंजिला स्कूल बनकर तैयार हो गया। उस स्कूल का नाम आदिवासी विकास समिति विद्यालय रखा गया। वर्तमान में उस स्कूल में 7 शिक्षक, 364 विद्यार्थी, 81 बच्चों के लिए हॉस्टल भी है। देखा जाए तो हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि दूसरे देशों की अपेक्षा हमारे देश में शिक्षा का स्तर काफी कम है। जिस देश में शिक्षा सबका अधिकार है, उस देश में ही सभी बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती। लेकिन अगर तुलसी मुंडा की तरह हर इंसान बच्चों को पढ़ाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा दे, तो इस देश की सूरत बदल जाएगी। देखा जाए तो दुनिया में अन्य देशों की तुलना में भारत की शिक्षा का स्तर कम है। भारत के ग्रामीण अंचलों में भी शिक्षा का स्तर निम्न है, साथ ही मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। लेकिन तुलसी मुंडा जैसी कर्मठ की तरह और लोग भी अगर अपना लक्ष्य बना लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। आज तुलसी मुंडा ने भले ही रिटायर हो गई हूँ, लेकिन साहस और संकल्प सभी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने ये सिद्ध कर दिया है कि एक महिला भी कितनी सक्षम हो सकती है। इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली खबर का। कांग्रेस पार्टी बुधवार को 138वां स्थापना दिवस मनाया। करीब 8 साल से केंद्र की सत्ता से दूर कांग्रेस 2024 आम चुनाव की तैयारी में है। मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में कांग्रेस के पास नया अध्यक्ष है। पार्टी के सांसद, भावी प्रधानमंत्री प्रोजेक्टेड किए जा रहे राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए, कांग्रेस की रणनीति कैसी होगी, इसका अंदाजा मिलने लगा है। राहुल समेत तमाम नेता सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं। राहुल अपनी यात्रा के दौरान कई मंदिरों में गए, ठंड में टी-शर्ट पहनकर घूम रहे हैं, बारिश में भाषण दे रहे हैं। लेकिन एक सवाल अब भी पूछा जा रहा है कि क्या राहुल गांधी ये तपस्या कांग्रेस के काम आएगी? चुनौती आज भी वही है, और वो चुनौती है 137 साल अपने इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रही पार्टी में नई जान फूंकने की चुनौती। धूप, बारिश और कड़ाके की ठंड में टी-शर्ट वाली राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस को कहां ले जाएगी? राहुल गांधी की तपस्या क्या कांग्रेस के आएगी काम? 137 साल के बाद क्या फिर छाएगा कांग्रेस का जादू? क्या कांग्रेस में नई जान फूंक पा रही है कांग्रेस की यात्रा? धूप, बारिश और ठंड में टी-शर्ट वाली राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस को कहां ले जाएगी? कांग्रेस का 138वां स्थापना दिवस। दिल्ली के पार्टी दफ्तर में दिग्गजों का जमावड़ा। यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कांग्रेस के तमाम नेता जुटे हैं। लेकिन राहुल गांधी सबसे अलग दिख रहे हैं। दिल्ली की कड़ाके की ठंड का जैसे उन पर कोई असर ही ना हुआ हो। सफेद टी-शर्ट और सिर पर गांधी टोपी। किसी ने टी-शर्ट को लेकर सवाल किया तो राहुल बोले, टी-शर्ट ही चल रही है, जब काम नहीं करेगी तब देखेंगे। वैसे राहुल की बात बहुत हद तक सही भी है। सोशल मीडिया पर तो इन दिनों उनके टी-शर्ट वाली तस्वीरों की ही चर्चा है। वो भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली वाले पड़ाव में टी-शर्ट में ही दिख रहे हैं। राहुल गांधी इन दिनों कन्याकुमारी से कश्मीर तक की करीब 3500 किलोमीटर लंबी यात्रा पर निकले हैं। मकसद है कांग्रेस को उसका खोया रुतबा वापस दिलाना। भीषण ठंड में भी टी-शर्ट, झमाझम बारिश में भीगते हुए भाषण, चिलचिलाती धूप में पदयात्रा। भारत जोड़ो यात्रा राहुल की एक ऐसे योद्धा की छवि को उजागर कर रही है जिसे शायद आज तक किसी ने नहीं देखा था। लेकिन चुनौती अभी भी काफी बड़ी है, और वो चुनौती है 137 साल के अपने इतिहास में सबसे बुरे दौर से गुजर रही पार्टी में
नई जान फूंकने की चुनौती। ग्रैंड ओल्ड पार्टी आज अपने इतिहास के सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। आजादी की लड़ाई का नेतृत्व करने वाली पार्टी कभी गुलामी की जंजीरों में जकड़े देश की खेवनहार बनने वाली पार्टी को आज अपने लिए खेवनहार की जरूरत पड़ रही है। 137 साल पहले 28 दिसंबर 1885 को वजूद में आई कांग्रेस का आजादी के बाद दशकों तक भारतीय राजनीति पर राज रहा। अब तक हुए 17 लोकसभा चुनावों में 6 बार अकेले पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई तो 3 बार गठबंधन सरकार का नेतृत्व किया। 1952 के पहले आम चुनाव से लेकर 1971 के चुनावों तक वो लगातार केंद्र की सत्ता में रही। 1977 में पहली बार केंद्र में पूर्व कांग्रेसी मोरारजी देसाई की अगुवाई में गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई, लेकिन 1980 में कांग्रेस ने लोकसभा की 552 में से 374 सीटें जीतकर जबरदस्त वापसी की। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद उपजी सहानुभूति की लहर में कांग्रेस ने जीत का ऐसा रिकॉर्ड बनाया जो आज तक अछूता है। पार्टी ने 404 सीटों पर कब्जा किया, लेकिन इसके बाद से कांग्रेस का ग्राफ लगातार नीचे गिरना शुरू हो गया। आलम यह हुआ कि 2014 के चुनाव में कांग्रेस महज 44 सीटों पर सिमट गई, जो लोकसभा चुनाव में उसका अब तक का सबसे लचर प्रदर्शन था। 2019 में भी तस्वीर कुछ ऐसी ही रही और पार्टी बमुश्किल 52 सीटें ही जीत पाई। दुर्गति का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश में सबसे ज्यादा वक्त तक राज करने वाली पार्टी की आज ये भी हैसियत नहीं रह गई है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद हासिल कर सके। देखा जाए तो कांग्रेस का संकट सिर्फ पार्टी का संकट नहीं है, ये पूरे गांधी परिवार का संकट और राहुल गांधी के कंधों पर ही जिम्मेदारी है कि वो परिवार को और अपनी पार्टी को इस संकट से बाहर निकाल सके। 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 12 राज्यों से होते हुए जम्मू कश्मीर में जाकर खत्म होगी। यात्रा के दौरान ही गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी हुए, लेकिन ये दोनों ही राज्य यात्रा के रूट में नहीं थे। राहुल गांधी ने यात्रा के समय निकाल कर गुजरात में चुनाव प्रचार भी किया, लेकिन वो हिमाचल में झांकने तक नहीं गए। 8 दिसंबर को जब नतीजे आए तो कांग्रेस गुजरात में अब तक के सबसे खराब प्रदर्शन का रिकॉर्ड तोड़ चुकी थी। हालांकि हिमाचल में उसे बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में कामयाबी जरूर मिली, लेकिन इसका श्रेय राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को नहीं दिया जा सकता। बेशक राहुल गांधी कड़ी मेहनत कर रहे हो, लेकिन सियासत में कामयाबी का पैमाना तो चुनावी जीत ही होती है। इस मोर्चे पर उनका रिकॉर्ड काफी खराब है। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि यात्रा एक के बाद एक चुनावी हार से निराश कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने में और खुद राहुल गांधी की सकारात्मक छवि गढ़ने में जरूर कामयाब हुई है, लेकिन अब भी लक्ष्य बड़ा है, लक्ष्य मुश्किल भी है, लेकिन राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस ने उस तरफ कदम बढ़ा दिया है। लेकिन अब इसमें सफलता कितनी मिलती है ये तो वक्त ही बताएगा। देखा जाए तो कांग्रेस का संकट सिर्फ पार्टी का ही संकट नहीं, गांधी परिवार का भी संकट है। आजादी के बाद 75 सालों में 4 दशकों तक पार्टी की कमान गांधी परिवार के पास ही रही। इस दौरान परिवार के खाते में बेशुमार सफलताएं भी आईं तो असफलताएं भी आईं। पार्टी टूटी, लेकिन गांधी कहें यानी इंदिरा गांधी ने उसे लड़खड़ाने नहीं दिया। राजीव गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने 404 लोकसभा सीटों पर जीत का अभूतपूर्व प्रदर्शन भी किया, तो सोनिया गांधी के नेतृत्व में 44 सीटों की रसातल तक भी पहुंची। अब मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में परिवार से बाहर का अध्यक्ष है, लेकिन पार्टी में नई ऊर्जा लाने की जिम्मेदारी परिवार पर ही है और राहुल गांधी इस मिशन पर निकल चुके हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के शब्दों में भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस के करोड़ों कार्यकर्ताओं को एक बार फिर से संजीवनी मिली है, लेकिन दावा से के अलावा भी भारत जोड़ो यात्रा का समय की कसौटी पर कसा जाना अभी बाकी है। इसी के साथ खबर अब तक में रुक कर लेते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव आपको याद होगा और उसका चुनाव प्रचार भी। एक समय था जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 3 चरण बीत चुके थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हिंदू मुस्लिम मुद्दे वाली राजनीति से चुनाव अब यादव लैंड और अवध की तरफ बढ़ गया था। धीरे धीरे पूर्वांचल की तरफ जा रहा था। अचानक चुनावी सभाओं में आवारा पशुओं का मुद्दा उठने लगा। किसानों से लेकर आम लोगों तक की परेशानी को बताने और जताने की कोशिश सभाओं में की जाने लगी।
आवारा पशुओं के मुद्दे के जरिए मूवमेंट शिफ्ट होता दिखा तो भारतीय जनता पार्टी बचाव की मुद्रा में आई। सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर तमाम नेता उस मुद्दे का हल ढूंढने के बाद परेशान दिखे। फिर पीएम मोदी ने एक बार फिर लोगों को भरोसा दिलाया और कहा उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं को लेकर एक ठोस कार्य योजना तैयार की जाएगी, इस समस्या का समाधान किया जाएगा। लेकिन आज स्थिति लगभग वहीं की वहीं है। सरकार के गठन के 9 माह बाद किसानों की जान जा रही है। दरअसल आवारा पशुओं से फसल खाने से बचाने के लिए किसान अपने खेतों की रखवाली के लिए पहरा दे रहा है। ठंड इतनी है कि बाहर रहना मौत को दावत देना है और यही हुआ उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक किसान के साथ। अब किसान की मौत ने बहुत से सवाल खड़े कर दिए हैं सरकार पर और सबसे बड़ा सवाल आखिर आवारा पशुओं से प्रदेश के लोगों को मुक्ति कब मिलेगी। देखिए सरकार पर सवाल उठाती हमारी ये रिपोर्ट। क्या यूपी में नहीं है किसानों की जान की कीमत? क्या अन्नदाता की मेहनत का इनाम मौत है? फसल की रखवाली करते किसानों की हो रही मौत। यूपी में छुट्टा पशुओं से कब मिलेगी मुक्ति? उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान तो खूब मचा है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश कुछ बुनियादी परेशानियों से भी जूझ रहा है। उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं का मुद्दा सुलझ नहीं रहा है। सरकार की ओर से दावे कई किए गए हैं, लेकिन दावों की जमीनी सच्चाई कुछ अलग है। किसानों को फसलों को बचाने के लिए रात को पहरा देना पड़ रहा है। इसमें उन्नाव में हाल ही में एक किसान की मौत का मामला सामने आया और एक बार फिर से सवाल गर्मा गया है। फसल की रखवाली के लिए खेत में बने मचान पर रात गुजार रहे उन्नाव में 52 वर्षीय किसान नन्हा लोधी की ठंड लगने से मौत हो गई। नन्हा लोधी अपने खेत की छुट्टा मवेशियों से रखवाली कर रहे थे और इतनी ठंड थी कि वो ठंड को सह नहीं पाए। परिजनों का दावा है कि मौत सर्दी लगने से हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उन्नाव जिले के देवर कला लालता खेड़ा मजरे का रहने वाले नन्हा लोधी की मौत ने एक बार फिर से सवाल गहरा दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने यूपी चुनाव की जनसभा के दौरान यूपी में कहा था कि हम गाय को कटने नहीं देंगे, न ही अन्नदाता किसान की फसल को कोई नुकसान होने देंगे। पूर्व की सरकारों में किसान, युवा और महिलाएं परेशान थी। व्यापारी कर्फ्यू जैसी स्थिति के कारण तबाह थे। हमारी सरकार ने बिना भेदभाव सभी को सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराया है। सीएम योगी ने ये बयान तो दिया था, लेकिन आज सच्चाई ये है कि किसानों को रातों में फसल को बचाने के लिए खुद पहरा देना पड़ रहा है। सरकार भले ही जगह जगह गांवों में गौवंशों को लेकर गौशाला बनाने का दावा करती है, लेकिन गांवों से आने वाली तस्वीर उन दावों की सच्चाई बयां कर देती है। किसान गौवंश के उत्पाद से परेशान है। बुलंदशहर के भी गांवों में आसपास आप देखेंगे तो रात में किसान आपको पहरा देते हुए नजर आ जाएंगे। और केवल बुलंदशहर का ही नहीं, यूपी के लगभग हर जगह का यही हाल है। कानपुर देहात में तो हाल में ही आवारा पशुओं की समस्या इतनी गहराई कि एक किसान परेशान हो गया। रात भर रखवाली के बाद भी फसलों को बचाने में कामयाबी किसानों को वहां नहीं मिल पा रही है। रात को किसी भी समय आंख लगते ही आवारा पशु फसलों को चट कर जाते हैं। जिले के अकबरपुर तहसील के कानचंदपुर गांव में छुट्टा गौवंश एक किसान की 4 बीघा गेहूं की फसल चर गए। उजड़े खेत देखकर किसान इतना ज्यादा परेशान और दुखी हो गया कि उसने सुसाइड करने का सोच लिया। आत्महत्या करने के लिए वो एक टावर पर भी चढ़ गया। ग्रामीणों ने जब ये देखा तो उसे किसी तरीके से समझा बुझाकर नीचे उतारा। देखा जाए तो भाजपा सरकार किसानों की खूब बात करती है, लेकिन आज भी किसान अपनी मूलभूत परेशानियों से घिरे हुए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने यूपी चुनाव के दौरान फतेहपुर की एक चुनावी रैली में कहा था कि हम यूपी में डेयरी सेक्टर के विस्तार के लिए पशुपालन को बढ़ावा देने पर लगातार काम कर रहे हैं। पूरे यूपी में बायोगैस प्लांट का नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। जो डेयरी प्लांट है वो गोबर से बनी बायोगैस से बिजली बनाए, इसकी व्यवस्था की जा रही है। हमारा प्रयास दूध न देने वाले बेसहारा पशु के गोबर से पशुपालकों की कमाई बढ़ाने का है। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। बेसहारा पशुओं के लिए गौशाला निर्माण का काम चल रहा है। 10 मार्च दोबारा सरकार बनने पर ऐसे कार्यों में तेजी आएगी। बेसहारा पशुओं से होने वाली परेशानी कम हो, आपका संकट हम दूर कर पाएं, ये हम चिंता करते हैं।
लेकिन इसके विपरीत आज यही आलम है कि यूपी में छुट्टा पशुओं की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। यूपी में गौशाला प्रबंधन का कार्य देखने वाले अधिकारियों का दावा है कि पशुपालन विभाग छुट्टा पशुओं को गौशाला में भेजने का काम कर रही है। अब तक राज्य में 6626 गौ आश्रय केंद्रों का निर्माण किया गया है। करीब 9 लाख से ज्यादा आवारा पशु यहाँ निवास कर रहे हैं। पिछले दिनों कई गौ आश्रय केंद्रों से पशुओं के भागने की खबर सामने आई है। इसकी वजह पशुओं के चारा की लागत बढ़ना बताया जा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नतीजों और धरातल पर सच्चाई यही कहती है कि चुनाव के समय भाषणों और वोट बैंक की राजनीति में आवारा पशु मुद्दा तो बने, लेकिन इसके बाद ये आरोप प्रत्यारोप का विषय बनकर रह गए हैं। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार की ओर से स्थायी समाधान की अब जरूरत है, वरना इसी तरीके से किसानों को परेशानियां झेलनी पड़ेंगी और किसानों को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ेगा और इन सब की जिम्मेदारी केवल और केवल सरकार की बनती है। देखा जाए तो ये बात बिल्कुल सही है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव के समय भाषणों और वोट बैंक की राजनीति में आवारा पशु मुद्दा तो बने, लेकिन इसके बाद से ये आरोप प्रत्यारोप का विषय बनकर रह गए। इस समस्या के समाधान के लिए सरकार की ओर से स्थायी समाधान का दावा किया गया, लेकिन वो समाधान अब तक ढूंढने में असफलता ही मिली। भूसा बैंक से लेकर पशुओं को गौशाला लाने तक की तमाम घोषणाएं जमीनी स्तर पर कहीं नहीं दिखी और ना ही लागू की गई। अखिलेश यादव ने चुनाव परिणाम के बाद भी वाहन के आगे पशु आने का सरकार पर तंज कसा था, लेकिन राजनीतिक बयानबाजी के अलावा इस मामले के समाधान के लिए बड़े स्तर पर कोई चर्चा होती नहीं दिखी। सरकार के स्तर पर दावे तो कई किए गए, उन्हें जमीनी स्तर पर उतारने के लिए गंभीरता से कार्य नहीं किया गया। नहीं तो इस तरह देश का किसान केवल चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा। इसके बारे में गंभीरता से सोचना ही होगा, वरना समय ज़्यादा नहीं लगता है सरकार को विपक्ष में बैठा दिया जाए और विपक्ष को सत्ता में बैठा दिया जाए। लेकिन यहाँ पर तो दोनों ही एक जैसे हैं, केवल चुनाव में बात करते हैं लोगों की समस्या की और चुनाव खत्म, लोगों की समस्याएं खत्म। अब क्या किसानों को आवारा पशुओं से मुक्ति मिलेगी या नहीं, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। तो ये तो थी खबरें अब तक की, आज की कुछ खास खबरें। इन खबरों के अलावा आज एक और बड़ी खबर सामने आई जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सर्दियों का मौसम जारी है और इस मौसम में खांसी होना आम बात है। खांसी होने पर सिरप पीना भी आम बात है, लेकिन जब एक मामूली कप सिरप पीने से किसी की मौत हो जाए तो ये चिंता का विषय है। उज्बेकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने आरोप लगाया कि वहाँ भारत की दवा कंपनी मेरियन बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खांसी के लिए बने एक औषधि सिरप पीने से कम 18 बच्चों की मौत हो गई है। एक रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि 21 बच्चों में से इन 18 बच्चों ने डॉकबनमैक्स सिरप लिया था, जिससे उन्हें सांस की गंभीर बीमारी हुई और उनकी मौत हो गई। इस सिरप को कंपनी की वेबसाइट पर सर्दी और फ्लू के लक्षणों के उपचार के लिए बेचा जाता है। बताया जा रहा है कि सिरप के एक बैच में जहरीला एथिलीन ग्लाइकोल था। इस घटना के बाद हमें सबक लेने की आवश्यकता है। अक्सर लोग खांसी होने पर कोई भी कप सिरप खरीद कर पी लेते हैं या बच्चों को पिला देते हैं। ये पहला मामला नहीं है जब सिरप पीने से किसी की मौत हुई हो। डॉक्टर और एक्सपर्ट हमेशा कप सिरप के मामले में सतर्क रहने की सलाह देते हैं। इस बार सभी ऐसा ही हुआ। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि बच्चों को डॉक्टर के पर्चे के बिना घर पर सिरप दिया गया था। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि डॉक्टर हमेशा दवा की मात्रा पर खास ध्यान देने को कहते हैं। दवाइयों में कई तरह के केमिकल होते हैं, इसीलिए ज़्यादा डोज हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकती है। इसीलिए बिना डॉक्टर की सलाह के कुछ भी ना लें, क्योंकि एक लापरवाही आपकी अपनी जान पर बन सकती है। फिलहाल इसी के साथ मुझे यानी पवन शर्मा को दीजिए इजाज़त और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ, क्योंकि यहाँ वो खबरें मिलती हैं जो रोज़ चर्चा का विषय बनती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।